हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हम साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। क्रमबद्धता के माध्यम से धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए हम अपने सिलेबस को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। हमारा जो 8th यूनिट है, वो भी हमने अब स्पीड से पढ़ना शुरू कर दिया है। आज मई 2025 इस मंथ का करंट अफेयर्स हम कंप्लीट करेंगे। इस मंथ में हुए 4 और 5 जो भी अंक रोजगार निर्माण के हैं, उनको आज हम कवर करने वाले हैं। आशा करता हूं कि आप मेरे साथ उसी स्पीड से, गति से आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए, नमन करते हुए मूल विषय पर आते हैं। हमने रोजगार निर्माण को अपना आधार बनाया है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं लास्ट में कह चुका हूं कि क्विक रिवीजन के लिए आप स्पीडी की जो टेबल्स हैं, उनको आधार बनाकर याद कर सकते हैं अपने कंटेंट को। बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से आप इस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम भगवान श्री गणेश को नमन करते हुए मूल विषय पर आते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है हमारे न्यूज़पेपर में रोजगार निर्माण अंक 21-22 में, वो है साइबर तहसील के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलना गर्व का विषय है। तो कहाँ किसे पुरस्कार मिल गया भाई, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं हम। ध्यान रहे, ये ऐसे छोटे छोटे पुरस्कार हमसे पूछे जाते हैं। आप सबको याद है कि 21 अप्रैल को हर साल हम लोक सेवा या लोक जो सेवक है उनका दिवस या सिविल सेवकों का दिवस मनाते हैं। तो सिविल सेवा दिवस के दिन एक सिविल सेवक, नाम है मीणा। आप जो झाबुआ के कलेक्टर थे, याद रखना, उस समय झाबुआ के कलेक्टर नेहा मीणा थे। तो अब वर्तमान की स्थिति मुझे भी नहीं पता है। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023, अब देखिए है भले ही 2023 का पुरस्कार, लेकिन मिल कब रहा है, 21 अप्रैल 2025 को। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो हम सोचते हैं इतना पुराना करंट अफेयर्स कौन पढ़ता है, जबकि ये नया करंट अफेयर्स है। आपको याद रखना है, साइबर तहसील की पहल के लिए नवाचारी श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 मिला। आपको नाम याद रखना है। इस साइबर तहसील के माध्यम से जो है बहुत सारे प्रकरणों को एक साथ निपटाया जा सका, मतलब कम समय में ज्यादा मात्रा में काम को किया जा सका, इसलिए ये पुरस्कार मिला। आपको अपने दिमाग में जो बात सेट करनी है, जो सेव करनी है, वो है कि साइबर तहसील के लिए झाबुआ को मूल रूप से चुना गया था। झाबुआ इसका आधार था। यहाँ न्यूज में आपको लिखा हुआ मिल रहा है, प्रमुख सचिव राजस्व श्री विवेक पोरवाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने मंत्रालय से मुलाकात की और इस राजस्व विभाग को साइबर तहसील कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए, जो कि कम समय में ज्यादा प्रकरणों को निपटा सकता है, के लिए अवार्ड दिया गया। याद रखना है, सबको रटा हुआ होना चाहिए। और आगे विषय पर आते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने रखा हुआ है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना। ये आपको रट करके रखनी है। एक बार एग्जाम में इसकी राशि पूछी गई थी, एक बार साल पूछा गया था। अलग अलग एग्जाम्स में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। यहाँ आपको याद रखना है, कैलेंडर बनाकर संभागवार होंगे सामूहिक विवाह और निकाह, ऐसा आप सिस्टम बनाया गया है। ये इस योजना में जो परिवर्तन है उसका मुख्य पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट जो है, मूल पॉइंट है कि गरीबी रेखा से जो कम उम्र की महिलाएं हैं, उनको उनके विवाह के लिए योजनाएं चलती हैं। हिंदू महिलाओं के लिए कन्या विवाह योजना, मुस्लिम महिलाओं के लिए निकाह योजना। अब दोनों की राशि जो है वो बढ़ाकर 55,000 रुपए कर दी गई है। इस 55,000 में से 49,000 रुपए तो डायरेक्ट कैश के माध्यम से, और 6,000 रुपए उस संस्था को जो कि उस विवाह का आयोजन करती है या उस विवाह को कराने के लिए देती है। इसमें एक चीज और कंपलसरी की गई है, बीपीएल पोर्टल पर उनका आईडी जो है वो केवाईसी के रूप में अपडेट करना अनिवार्य किया गया है। अगले वाले पॉइंट पर आते हैं, मध्य प्रदेश राज्य बनने जा रहा है
जहां समर्पित, देखो क्या न्यूज है, समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा। आपने क्लॉथ के लिए, कपड़ों के लिए एक कॉम्प्लेक्स, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स सुना होगा, चमड़े के लिए आपने एक कॉम्प्लेक्स, लेदर कॉम्प्लेक्स सुना होगा। अलग अलग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्माण के लिए है। सेम पैटर्न पर केवल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी जो अंग अंग हैं, पार्ट्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से जोन बनाया जा रहा है, जिसे THZ कहा जा रहा है, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, TMZ, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहा जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि ये ग्वालियर में बनाया जा रहा है। हमारे ग्वालियर के साडा क्षेत्र में 350 एकड़ जमीन केवल और केवल वहां जो कंपनियां बनाई जाएंगी, जो रखी जाएंगी, जो जो काम करेंगी, खोली जाएंगी, वो केवल मोबाइल और उसके इक्विपमेंट, उसके कंपोनेंट, जैसे मोबाइल चिप, मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल चार्जर, इन सब चीजों का ही निर्माण करेगी। आपसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश एक तो पहला राज्य पूरे भारत में, ऐसा कहीं नहीं है, और मध्य प्रदेश में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ खोला जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो न्यूज है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यूनेस्को का मेमोरी रजिस्टर, उसमें दो चीजें दर्ज की गई हैं, एक श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। आप सबको रटा हुआ होगा कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा था। नाट्य शास्त्र ग्रंथ में भगवान की जो वो डांस करती हुई मूर्ति है, कांसे की मूर्ति, वो उसका वर्णन है और उसके बारे में बहुत सारी बातें भी कही गई है, वो नाट्य शास्त्र का आधार बनाया गया है। तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर दिवस पर श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र की पांडुलिपि, पांडुलिपि मतलब उसके जो पुराने साक्ष्य दस्तावेज है उनको, को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया है। आपको ये भी याद रखना है कि भारत की टोटल 14 दस्तावेज, 14 चीजें जो हैं इस वर्ल्ड रजिस्टर में, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल है। ये छोटी छोटी न्यूज हम पढ़ते नहीं है, लेकिन हमें याद भी रखना है, पढ़ना भी है, बहुत अच्छे से इनको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। चलो, नटराज, वेरी गुड बच्चा, इसको नटराज कहा जाता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित कौन, वही अभी मैंने कहा आपको, सिविल सेवा दिवस पर 21 अप्रैल के दिन झाबुआ की कलेक्टर नेहा मीणा को पीएम उत्कृष्टता अवार्ड 2024 से नवाजा गया। और 23 किसे मिला था, 23 आपको याद है, साइबर तहसील के लिए मिला था, साइबर तहसील के लिए राजस्व विभाग को मिला था। और सेम टू सेम 2024 में सीपीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो है, पीएम एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो नेहा मीणा, जो कि उस समय झाबुआ की कलेक्टर थी, उनको मिला था। तो दोनों के दोनों नाम याद रखना। आप 23 अगर भूल भी जाओगे क्योंकि 24 मिल चुका है, तो दोनों अवार्ड एक साथ ही दिए गए थे, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके तहत प्रशस्ति पत्र और 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उत्कृष्टता अवार्ड है ये, प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाता है, लोक सेवकों को उनके अभिनय प्रयास के लिए, रट करके रखना है। और आगे बढ़ता हूं, भारत की पहली ट्रेन जिसमें लगाया गया है एटीएम, तो भैया अच्छा काम है, भारत की अब ट्रेनों में भी एटीएम, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने एडवांस हो गए। कौन सी ट्रेन है, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस, नाम याद रखना, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में भारत की पहली ट्रेन बनी है जिसमें ऑन बोर्ड एटीएम लगाया गया है। यह एटीएम ट्रेन में के एयर कंडीशनर कोच में इंस्टॉल किया गया है। इसका ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, मतलब अब मशीन को यूज किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं ट्रेन के अंदर एटीएम लगा दिया गया। तो ट्रेन, एटीएम ऑन ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है ये, जो कि मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया, रट करके रखना है इसको थोड़ा सा। दुनिया का पहला रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला शहर कौन सा बन गया है, आप सबको पता है कि 1 जून 2014 को एक राज्य को अलग करके दूसरा राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश को तोड़कर दो राज्य बनाए गए थे, एक बना था तेलंगाना और एक बना था आंध्र प्रदेश। मैंने 24 लिख दिया है, 14 है। 2014 को आंध्र प्रदेश बना था और उसकी राजधानी
पहले हैदराबाद हुआ करती थी, फिर नया राज्य बनने पर अमरावती नाम का जो जगह है, अमरावती उसका राज्य बना, उसकी राजधानी बना अमरावती। ये जो अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, ये पहला ऐसा शहर बन गया है जो पूरा शहर ही रिन्यूएबल एनर्जी से बनता चल रहा है। अभी हमने शहर पर फोकस किया, फिर राज्य पर करेंगे, फिर पूरे देश को रिन्यूएबल बनाएंगे, ऐसा संकल्प है हमारा। तो देश का पहला रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला शहर कौन सा है? अमर जो हो जाए वो अमरावती है, ऐसे याद रख लो भाई। रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा तो अमर रहेगा, क्योंकि कभी खत्म होती ही नहीं रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी से चलने के कारण अमर हो गया, इसलिए नाम अमरावती पड़ गया। ये दुनिया का पहला शहर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। याद रखना, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला शहर कौन सा है, क्योंकि और भी शहर हैं, और भी अलग अलग फैक्ट इसमें मिलेंगे, गांव भी मिलेगा, तहसील भी मिलेगी, वो सब भी याद रखना है। अभी शहर की बात की हमने। केयर एज ने राज्यों की रैंकिंग जारी की। अब ये केयर एज क्या है? केयर एज, ये शब्द याद रख लें। केयर एज, पहले वो रैंकिंग जो ये बताना चाह रहा है उनको रट लें, क्योंकि एग्जाम सीधा केयर एज के नाम से पूछेगा। केयर एज एक रेटिंग एजेंसी है, तो उसने रेटिंग के अनुसार महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अंक पा करके लेकर के अव्वल राज्य के तौर पर उभरा है। आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कोई नाम या सब्जेक्ट हो, सीधे केयर एज रैंकिंग पूछा जाएगा। तो केयर एज रैंकिंग में सबसे प्रथम स्थान पर है महाराष्ट्र। हर प्रकार से देखता है ये केयर एज उसकी स्थिति को, तो प्रथम स्थान उसने महाराष्ट्र को दिया है, दूसरा स्थान उसने गुजरात और कर्नाटक को दिया, और तीसरे पायदान पर रहे, मतलब गुजरात दूसरे पर और कर्नाटक तीसरे पर रहा। उसने पूर्वोत्तर पहाड़ी और छोटे राज्यों की सूची में गोवा को 62% अंक के साथ पहले स्थान पर दिया है। तो जो छोटे राज्य है वहां पर गोवा प्रथम है, और बड़े राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम है। ये याद रखना है आप सब लोगों को। इसके अंदर की डिटेल्स पर बात नहीं करनी है, केवल याद रख लो उसने 7 पैमाने यूज किए थे, किन किन आधारों पर राज्य को रैंकिंग देनी है। उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी राजकोषीय स्थिति, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ, उनकी सामाजिक उत्थान, उनका शासन और व्यवस्था, और पर्यावरण के आधार पर उन्हें राज्यों की रैंकिंग दी गई। और इन 7 आधारों पर सर्वप्रथम राज्य जहां सबसे अच्छी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं वो महाराष्ट्र, और छोटे राज्यों की श्रेणी में वो गोवा है। दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे पर कर्नाटक है। रट करके रखना, सम ऑफ ऑल थिंग्स कर दो तो रिजल्ट बन जाता है। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल ग्रोथ, उनका राजकोषीय घाटा, राजकोषीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, सब कुछ का कैलकुलेशन करने के बाद सबसे प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। ये केयर एज ग्रोथ सूचकांक है जिसे हमें याद रखना है, रट करके रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल सेवाओं तक पहुंच भी अब जीवन के अधिकार का हिस्सा है। कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि आर्टिकल 19 के तहत क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, तो वहां हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, और फिर नीचे ऑप्शन में 1 2 3 2 1 4 ऐसा होता है। अगर डिजिटल सेवाओं तक पहुंच ऑप्शन है तो आप समझेंगे कि हाँ, ये जीवन का अधिकार या आर्टिकल 21 के तहत हमारी स्वतंत्रता में अब जोड़ दिया गया है। तो आर्टिकल 21 और 19 की व्याख्याओं में बहुत सारे बात आते हैं। कोर्ट ने दिव्यांगजनों और तेजाब हमले के शिकार लोगों के लिए डिजिटली ग्राहक को जाने नियमों में बदलाव के निर्देश दिए हैं। ये अलग बात है, इसको आप रट करके लिखें, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से ये रट करके रखना है कि डिजिटल सेवाओं तक पहुंच का अधिकार भी अब एक जीवन का या जीने का अधिकार में शामिल है। जैसे सांस लेने का अधिकार शामिल है, जैसे स्वच्छ वायु का अधिकार शामिल है। ये सब चीजें आपकी 21 के तहत व्याख्यायित हो चुकी हैं, रट करके रखनी है। भारत के एंजियोप्लास्टी के जनक सैमुअल का निधन, डॉक्टर सैमुअल जो हैं, जो भारत में, जिनका पूरा नाम याद रख लेना, मैथ्यू सैमुअल। तो मैथ्यू सैमुअल जो कि भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक कहे जाते हैं, उनका निधन हो गया है। तो पद्मश्री पहले ही मिल चुका था, 77 वर्ष के थे वो।
बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी, क्योंकि हमारे 7वीं यूनिट में विज्ञान एक विषय है, वहां विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं एक सब्जेक्ट है, और वहां हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में एंजियोप्लास्टी के जनक कौन थे, बस उसमें इस बात को शामिल कर लो, और सारी बातें याद नहीं रखने की जरूरत है। भारत के अग्रणी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट पद्मश्री मैथ्यू सैमुअल कालरिकल का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे भारत के एंजियोप्लास्टी के जनक माने जाते हैं या कहे जाते हैं। बस इतनी ही न्यूज हमें रट करके रखनी है, बाकी काम की नहीं है। अगले पॉइंट पर आते हैं। बिहार ने वृक्षों को संरक्षित करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया। क्या किया उसने? बिहार राज्य ने जैव विविधता बोर्ड ने राज्य में जो दीर्घ आयु, मतलब बहुत लंबे समय से जीवित पेड़ हैं, जो पेड़ हैं लेकिन बहुत सालों से वो हैं, ज्यादातर उसमें बरगद के वृक्ष हैं, तो जीवित और उनके ऐतिहासिक महत्व को रखने वाले वृक्षों की पहचान कर उन्हें संरक्षित करने की पहल शुरू की है। और इस अभियान के तहत उसने विभिन्न जिलों में 15,000 वृक्षों में से 1500 विशिष्ट वृक्षों का चयन किया, जिनमें से 32 वृक्षों को अब तक विरासत वृक्ष घोषित किया जा चुका है। तो विरासत पशु तो आपको याद है कि हाथी को कहते हैं, लेकिन विरासत वृक्ष की कॉन्सेप्ट जो है वो बिहार ने जन्म दिया है। बिहार ने कुछ विशेष वृक्ष जो कि 100 साल से भी अधिक सालों से जीवित हैं, उनको विरासत वृक्ष घोषित करने की पहल शुरू की। इसमें ज्यादातर बरगद के पेड़ हैं, याद रखना ये कॉन्सेप्ट बिहार का है। अगले पॉइंट पर आते हैं। सरोजनी नायडू महाविद्यालय भोपाल में विवाह परामर्श एवं विवाह परिवार एवं परामर्श केंद्र का शुभारंभ। ये क्या है? आप सब जानते हैं कि हमारी समाज में आज की तारीख में विवाह, तलाक, पारिवारिक द्वेष, जो भी लड़ाई झगड़े बहुत मात्रा में बढ़ गए हैं। ऐसी स्थिति में जैसे पुलिस थाने हैं, जैसे कि कोर्ट्स है, वैसे ही एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जो विवाह और परिवार के मामलों में बच्चे, बच्ची, लड़के सबको परामर्श प्रदान कर सके। उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। पूरे भारत में ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना, और मध्य प्रदेश में भी भोपाल में सरोजनी नायडू महाविद्यालय में इस केंद्र की शुरुआत की गई, ताकि समाज को मौलिक रूप से, नैतिक रूप से बचाया जा सके, उसकी संस्कृति का संरक्षण किया जा सके। याद रखना, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल स्थित सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विवाह और परिवार परामर्श केंद्र की शुरुआत की या उद्घाटन किया। बस ये रट के रखना है कि ये कहां पर है, किस महाविद्यालय में, इतना सा याद रख लो, बाकी बहुत सारे काम की नहीं है बातें। अगले पॉइंट पर आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पहला है जहां रियल टाइम फास्टेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू है। ये किस चीज की बात हो रही है भैया? एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। हमारे यहाँ वनों का प्रबंधन एक मुख्य विषय बना हुआ है। आप सबको याद है कि वन का प्रबंधन करना सरकार के लिए एक बड़ी जो है बड़ी एक समस्या बन गया था। हमने एआई टूल्स के माध्यम से, किसके माध्यम से? एआई टूल्स के माध्यम से मध्य प्रदेश ने वनों का प्रबंधन करना और सही समय पर, मतलब एट द राइट टाइम उनका जो रियल टाइम उनके डेटा को अपडेट करने की व्यवस्था को कर दिया है शुरू, जो कि अब मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान दिलाती है रियल टाइम डेटा अपलोडिंग में या रियल टाइम डेटा अलर्ट्स में। मध्य प्रदेश पहला राज्य है वनों के मामले में, केवल ये वन के मामले में आप लोग याद रखेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखना, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है। कुमार मंगलम बिड़ला, याद रखना, बिड़ला समूह के सीईओ कुमार मंगलम बिड़ला है। कुमार मंगलम बिड़ला को भारत के विकास में उनके योगदान के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिड़ला इस सम्मान को लता मंगेशकर के नाम से जुड़ा होने के कारण गर्व का विषय बताया। अब वो जो भी बताया वो तो अपने भाषण छपे रहते हैं,
याद रखना, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार या लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी। और ये किसे प्रदान किया जाता है? इसे 35 साल से चला रहा है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं करना। आपको याद रखना है नया वाला जो दीनानाथ, अभी जो लेटेस्ट दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, वो कुमार मंगलम बिरला को प्राप्त हुआ है। अगले पॉइंट पर आते हैं। आपका जो 7th यूनिट है, वहां आपने ICAR, CMR, IIT, इसरो, इन सब के नाम सुने होंगे। वहां संस्थाएं, विकास संस्थाएं या वैज्ञानिक संस्थाएं एक शब्द, एक टॉपिक है। उसमें एक संस्था हम सबने पढ़ा है, कृषि विज्ञान और वर्तमान इंक्रीसेंट में DD रिसर्च। ये जो भी व्यक्ति हैं, इनका नाम याद रख लो, मांगी लाल। नाम क्या है? मांगी लाल। मांगी लाल, बहुत अच्छे से नाम याद हो जाएगा क्योंकि नाम बड़ा कमाल है। मांगी लाल जाट। मांगी लाल जाट कौन बने हैं? ICAR के महानिदेशक। कौन बने हैं? ICAR। अब ये ICAR क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब कृषि में अनुसंधान करने वाला भारत का सबसे बड़ा संस्थान। तो ICAR के अब अध्यक्ष बने हैं मांगी लाल जाट। ये नाम याद रख लेना, थोड़ा सा काम का है, इनके बारे में बहुत डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। रॉ। रॉ हमारे भारत का एक गर्व कराने वाला संस्थान है। रॉ मतलब रिसर्च एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? यहां ध्यान से सुनना। इसके रॉ के प्रमुख जो हैं वो जोशी थे, लेकिन इनको एक नई जिम्मेदारी मिली। अब आपको याद रखना है एक नाम, आलोक जोशी। जैसे हमने अनेक अपने जो सशस्त्र संस्थान हैं उनके अध्यक्षों के नाम पढ़े हैं, वैसे ही रॉ के अध्यक्ष हमें याद रखते हैं आलोक जोशी। लेकिन यह मैं ये न्यूज नहीं बता रहा हूं, या आपको मैं इससे थोड़ा सा और आगे चल करके बात बता रहा हूं। अभी अभी भारत में रक्षा से संबंधित एक नई संस्था को बनाया गया है। अभी अभी मतलब पिछले साल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। याद रखना, ये फिर से बनाई गई है, मतलब थी लेकिन उसका पुनर्गठन किया गया है। अब उसमें सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष कौन बनेगा, इसका पैटर्न बदला गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष, सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो वर्तमान रॉ के जो प्रमुख हैं आलोक जोशी, इनको बनाया गया। ये रट करके रखना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? 2025 में किया गया। उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उसके वर्तमान अध्यक्ष आलोक जोशी हैं। अब इसमें 7 मेंबर्स होते हैं या 7 सदस्य इस सुरक्षा बोर्ड को बनाया गया है। 7 सदस्यों में कई शीर्ष स्तर के, जैसे सेना, नौसेना और वायुसेना, मतलब तीनों सेनाओं के अधिकारियों को के अलावा भारतीय पुलिस सेवा के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होते हैं। ऐसे टोटल 7 मेंबर्स इसमें होते हैं, आपको याद रखना है। और गृह मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। उभरती हुई AI शक्ति बना भारत। ऐसी न्यूज पढ़ने में कितना मजा आता है कि भारत जो है वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, जैसे सिलिकॉन सिटी कहलाता है, सिलिकॉन वैली कहलाता है बेंगलुरु, और विश्व का लीडिंग कैरेक्टर का रोल निभाता है भारत सॉफ्टवेयर के मामले में, वैसा अगर हम AI के मामले में निभाएं तो ऐसा UNDP ने कहा। UNDP ने, ये UNDP आप समझते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम संस्था का नाम है। इसने वर्ष 2025 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसमें कहा कि भारत को एक उभरती हुई AI शक्ति के रूप में पहचाना गया है। और भारत विश्व के जो 10 शीर्ष या 10 जो टॉप AI बनाने वाले, जनरेट करने वाले देश है, उसमें भारत को शामिल किया गया है। भारत समेत 70% निम्न और मध्यम HDI देशों के लोगों को लगता है कि AI काम को दोगुनी रफ्तार देगा। इसलिए भारत में इसके जो विकास है उसकी असीम संभावनाओं को उसने प्रदर्शित किया। आपको याद रखना है UNDP ने
भारत को ऐसा कहा है। और भारत विश्व में 10वां स्थान रखता है किस मामले में? एआई के ग्रोथ में, एआई ग्रोथ कराने में, एआई को ग्रोथ प्रदान करने में विश्व में 10वां स्थान रखता है। इस सूचकांक को प्रकाशित किया है यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। अगले पॉइंट पर आते हैं। माने जाने याक के प्रहरी, ये शब्द नहीं है, ये एक उपाधि है, ये एक कोई लाइन नहीं लिखी है, ये एक उपाधि है। याक प्रहरी आपको याद रखना है। सिक्किम ये एक राज्य है। याक को हम सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। याद रखना, ये एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ में एक पशु है। इस पशु को याक कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ गाय भैंस पाए जाते हैं, वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में याक नाम का एक जीव पाया जाता है जो गाय भैंस के सिमिलर होता है। याद रखना। तो पासांग तशेरिंग भूटिया, आपको पूरा नाम याद रहेगा नहीं, मुझे ही नहीं रहा, तो भूटिया जो है इसका पूरा नाम ऐसे याद रख लो, पासांग भूटिया। पासांग भूटिया जिन्हें यॉक के पहरी कहा जाता है, उनका अभी अभी हाल ही में, याद रखना इनके बारे में, बस ये नाम इतना सही। जैसे हमसे पूछा जाता है ना, वृक्ष माता किसे कहते हैं, जल पुरुष कैसे कहते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, ऐसे ही यॉक का प्रहरी किसे कहा जाता है। राज्य पशुपालन विभाग के सहायक निर्देशक पाशांग त्योरसिंह भूटे का याकों के सबसे बड़े प्रहरी माना जाता है। भूटिया जो है 1987 में याक संरक्षण संवर्धन पर काम कर रहे हैं और इन्हें याक के प्रहरी के नाम से उपाधि मिली है। याद रखना, इनका नाम बहुत अच्छे से रट के रखो, अभी न्यूज में थे इसलिए हमसे पूछा जा सकता है, निधन हो गया इनका। शहरों में कामकाजी महिलाओं को उपलब्ध कराए हॉस्टल। कौन से हॉस्टल है भैया, क्या नाम है, कौन सा विभाग है, क्या कर रहा है, थोड़ा सा फोकस करते हैं। आप सबको पता है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने हर एक जिले में एक हॉस्टल बनाने का जो है संकल्प लिया था हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए ये न्यूज सामने आई। अब जो मैं आपको नाम खास रटवाना चाह रहा हूं वो ये है, आपने नाम रट लिया होगा अभी तक, सखी निवास। क्या नाम है? सखी निवास। देखो, महिला और बाल विकास विभाग ने जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको निशुल्क रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, मतलब हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर एक जिले में एक हॉस्टल खोला है जिसका नाम है सखी निवास। क्या नाम है? सखी निवास। ये कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल की सुविधा प्रदान कराता है। रट करके रख लो, सखी निवास। आपने वन स्टॉप सेंटर पढ़ लिया, एक अलग प्रकार की चीज थी, ऐसे ही सखी निवास एक नाम की सुविधा है जो हमारे बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास, वुमेन एवं चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा शुरू की गई है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का नाम महर्षि सुश्रुत के नाम पर रखा जाएगा। आप सबको ये बात पता है कि हम आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसे ही एम्स जो कि एलोपैथी पर काम करते हैं, उसी की तर्ज पर अब हम आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महत्व के संस्थान खोलने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी। याद रखना, राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय का नाम शल्य चिकित्सा के जनक, कौन है शल्य चिकित्सा के जनक? याद रखना, शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत को माना जाता है, उनके नाम पर रखा जाएगा। रट करके रखो कि आयुर्विज्ञान संस्थानों का नया नाम क्या रखा जा रहा है? सुश्रुत महाविद्यालय, महर्षि सुश्रुत महाविद्यालय। एक एक छोटे छोटे एक एक लाइन की न्यूज है लेकिन बहुत काम की है। ग्वालियर, हमने न्यूज पढ़ लिए, ग्वालियर देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जिसे TMZ कहेंगे, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने जा रहा है। भारत का, देश मध्य प्रदेश का नहीं, ये पूरे भारत का पहला टेलीकॉम मतलब मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग जोन होगा। इससे ग्वालियर क्षेत्र के 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन अब ग्वालियर में इसकी स्थापना हो चुकी है। 12,000 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं, 5,000 से ज्यादा नौकरियां सीधे तौर पर और अप्रत्यक्ष रूप से 25,000 लोगों को रोजगार देगा। सुश्री शीला दाहिमा, शीला दाहिमा को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार, नाम रट के रखना, शीला दाहिमा कौन है? मोहन यादव ने नवाचार के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022-23 से
उप सचिव सहकारिता सुश्री शीला दाहिया को मंत्रालय में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कौन है ये शीला दाहिमा? सहकारिता विभाग में एक पोस्ट होती है उप सचिव, वो पोस्ट पर है शीला दाहिया। इनको अपनी जो सेवाएं हैं उनके लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि झाबुआ की कलेक्टर नेहा मीणा को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था। यहाँ शीला दाहिमा को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। दोनों बातें रट करके रखनी है आपको। अगले पॉइंट पर आते हैं। नौसेना की पहली उड़ान प्रशिक्षक बना इतिहास। कौन बना है? एक लड़की, नाम याद रखो बहुत अच्छे से, दिव्या शर्मा, भारत का गौरव। आप बोल सकते हैं इतनी मतलब ताकतवर, इतनी दृढ़ संकल्पित हैं महिलाएं कि अब देश की रक्षा के लिए आगे आ रही हैं। भारत की रक्षा के लिए आगे आने वाली एक ऐसी ही लेफ्टिनेंट कमांडर नाम है दिव्या शर्मा। दिव्या शर्मा, अब देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि पहली पायलट कौन बनी, पहली फाइटर पायलट कौन बनी, पहली फलानी कौन बनी। पहली महिला और पुरुष को ट्रेनिंग देने वाली, मतलब ट्रेनर कौन बना, प्रशिक्षक कौन बना? तो पहली महिला जो कि प्रशिक्षक बन गई है वो प्रशिक्षक, उड़ान प्रशिक्षक बनी। कौन, क्या नाम है इनका? दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा। ये नौसेना की पहली महिला उड़ान प्रशिक्षक बन गई है। नौसेना समझते हो, उड़ान प्रशिक्षक शब्द मैंने अभी डिफाइन कर ही दिया। अब नाम याद रख लेना, दिव्या शर्मा। दिव्या मतलब दिव्य, है ना। और बिल्कुल शर्म नहीं रखी इन्होंने, देश के लिए आगे आकर अपनी सारी क्षमताओं का उपयोग किया। रट करके रखना, दिव्या शर्मा। पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्कर्स में ने 3 और न्यूयॉर्क टाइम्स ने 4 खिताब साल 2024 में पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो देखो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और पत्रकारिता के लिए किसे दिया जाता है, दिया गया है ये पुरस्कार? न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्कर्स, ये 2 न्यूज़पेपर हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार के अलग अलग वेराइटीज प्राप्त हुई। आपको न्यूयॉर्क टाइम्स इस पत्र का नाम, न्यूज़पेपर का नाम याद रखना है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने 4 और न्यूयॉर्कर्स पत्रिका ने 3 पुलित्जर पुरस्कार जीते। अब पूरी डिटेल पर भले ही जाने की जरूरत नहीं है कि उसमें किसको मिला, आप बस न्यूयॉर्क जो है टाइम्स, इस वर्ड को याद रख लें। एक न्यूज़पेपर है जो अमेरिका में, जैसे हमारे यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया है, वैसे वहां न्यूयॉर्क टाइम्स चलता है। इसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ। और पुलित्जर पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से है। आगे बढ़ते हैं। जोगेश्वर धाम कॉरिडोर, ये क्या नई चीज है भाई? आप सबको याद होना चाहिए कि जैसे महाकाल लोक कॉरिडोर है, वैसे दमोह जिले में जोगेश्वर धाम कॉरिडोर बनाया जा रहा है। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, जोगेश्वर धाम कॉरिडोर जो कि देवश्री जगन्नाथ भगवान के मंदिर के रूप में या उनकी पवित्र नगरी के रूप में विख्यात है, उसे अब वर्तमान में जोगेश्वर धाम कॉरिडोर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। मंदिर क्षेत्र को और ज्यादा भव्य बना करके बनाया जाएगा ताकि वहां जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। रट करके रख लेना। अगले पॉइंट पर आते हैं हम। दमोह जिले में है ये शब्द, दमोह जरूर याद रख लेना। जोगेश्वर धाम कॉरिडोर है दमोह। अगले पॉइंट पर आओ। प्रति व्यक्ति आय जो कि 1,60,000 है, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,60,000 है। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रति व्यक्ति आय, इनकम, ये हमको बढ़ा करके 22 लाख पर ले जानी है। कितनी बढ़ानी है एक बार इमेजिन कर लो। अभी 1,60,000 है, मतलब 1.5 रुपए है, उसको 22 करना है, 1.5 को 22 में बदलना है 2047 तक। कब तक? 2047, जब तक हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। और भी लक्ष्य हैं। 100% साक्षरता का लक्ष्य है, 100% लोग साक्षर हो जाएं। ये एग्जाम में आता है, मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं, एग्जाम में सीधे पूछ लेगा। 2047 तक मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय करने का कितना लक्ष्य है, साक्षरता को कितना करने का लक्ष्य है, जीडीपी को कितना करने का लक्ष्य है,
अब ये सारे पॉइंट्स रटे हुए होने चाहिए कि जीडीपी में कृषि क्षेत्र को कितना, किसको कितना करने का लक्ष्य, सब कुछ रटा हुआ होना चाहिए, एक एक चीज काम की है। देखो, साक्षरता दर जो कि वर्तमान में 75% है, उसे 100% करना है। और हमारी अर्थव्यवस्था जो कि अभी वर्तमान में जिसका अलग अलग क्षेत्रों में योगदान है, उसको बढ़ाना है या उसको अलग अलग प्रकार से करना है। जैसे कृषि का 43% है, सेवाओं का 36% है और 21% हमारे उद्योगों का योगदान है। तो अब हमें 2047 तक इसे बदलना है। तो जीडीपी में कृषि का योगदान जो है उसे अब हमें कम करते हुए 24 से 28% के बीच करना है, ये रट करके रख लेना। उद्योगों का योगदान हमें 21 से 25% करना है, देखो दोनों एक जैसे दिख रहा है। और सेवा क्षेत्र को योगदान को बढ़ाना है, सेवा क्षेत्र का योगदान हमें 49 से 53% तक करना है। 50 कॉमन रख लो, दोनों को 21-22 से रट करके रख लो, इस तरीके से याद रह जाएगा। तो ये हमारे कुछ लक्ष्य हैं जो आपको सबको याद होने चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। सऊदी अरब ने शुरू किया पहला एआई डॉक्टर क्लिनिक। भाई आपको कुछ हो जाता है तो आप कुछ भी, मतलब सर दर्द हुआ, बदन दर्द हुआ, कुछ भी दर्द हुआ, हम फट से डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुंच जाते हैं। अब डॉक्टर नहीं हो तो एआई बना दिया एक ऐसा क्लिनिक जहां पर आपको एक रोबोट, एक क्लिनिक एक एआई टूल मिलेगा जो आपका इलाज करेगा। देखो कितनी सिंपल चीज है, देश का विकास इससे हो रहा है। चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है सिनी एआई। क्या नाम है? सिनी एआई। इस कंपनी ने सऊदी अरब में एक ऐसा क्लिनिक बनाया है जहां किसी भी व्यक्ति को बीमार होने पर डॉक्टर के जैसी सुविधा एक एआई टूल देगा। याद रखना, इस कंपनी का नाम अच्छे से याद रख लेना, सिनी टूल्स या सिनी एआई, इसका नाम याद रख लेना। उस कंपनी का नाम है सिनी एआई, जिसने विश्व का पहला एआई क्लिनिक खोल दिया है, जो मरीजों का इलाज एक वर्चुअल एआई डॉक्टर करता है। यहाँ क्लिनिक अलमुसा हेल्थ ग्रुप के साथ मिलकर के शुरू किया गया है, अभी ट्रायल स्तर पर है। लेकिन आपके एग्जामिनर वाले को अगर 9वीं यूनिट से क्वेश्चन नहीं मिले तो वो ऐसे क्वेश्चन फंसाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। याद रखना, एक एआई टूल अब डॉक्टर का काम भी कर रहा है, टेस्ट भी कर लेगा, सब कर लेगा वो। आपको 5 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर, शुगर उगर सब जांच लेगा। ये सारी चीजों का इलाज अब एक एआई टूल कर रहा है, जिसको किसने बनाया है? सिनी एआई नाम की कंपनी ने, जो कि चीन की है। 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन को अच्छा सुदृढ़ बनाने की, सशक्त बनाने की एक योजना बनी, जिसका नाम था अमृत भारत स्टेशन योजना। बहुत काम की योजना है। इस योजना की एक एक बात रट करके रख लेना, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन रेल परिवहन से जरूर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अमृत भारत स्टेशन योजना आपको रटनी है, इसमें बहुत सारी काम की बातें हैं। टोटल ये भी याद रखना, 1300 टोटल बनेंगे, तो मध्य प्रदेश में कितने बनेंगे ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ताकि आप भी थोड़ा सा गूगल करने वाले चैप्टर पर रहें। अब आधुनिक रेल कोच भी मध्य प्रदेश में बनाने की घोषणा इस योजना के तहत की गई थी। मैं सारी बातें अभी नहीं पढ़ाऊंगा इसकी। एक वर्ष में स्टार्टअप्स में 30% की वृद्धि, कहां पर? मध्य प्रदेश में। नई स्टार्टअप नीति कब आई मध्य प्रदेश में? 2025 में आई। याद रखना, वित्त वर्ष 2024-25 में नई स्टार्टअप्स नीति लाई गई और स्टार्टअप्स की जो ग्रोथ थी वो एकदम 30% बढ़ी। याद रखना है ये आपको। स्टार्टअप्स का इजाफा, पिछले एक वर्ष में राज्य में प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 4012 से बढ़ करके 5230 हो गई है। मतलब अभी वर्तमान में हमारे यहाँ टोटल स्टार्टअप्स कितने हैं? 5230, जो पिछले साल की तुलना में 30% वृद्धि को दर्शाते हैं। तो स्टार्टअप्स की टोटल मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये भी याद हो गया, और टोटल कितने स्टार्टअप्स हैं हमें ये भी याद हो गया। इस न्यूज़पेपर में ऐसी अच्छी अच्छी न्यूज ही छपती है, इसलिए इनको याद रखना। अब देखो यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है, सेबी अनुमोदित वैकल्पिक निवेश निधियों से साझेदारी की और 5 एआईएफएस का चयन किया। ये न्यूज काम की है, लेकिन अभी आपको आपके ऊपर छोड़ूंगा, मैं मेन न्यूज पढ़ करके आगे बढ़ रहा हूँ।
स्टार्टअप नीति कब बनी वो भी याद रख लेना, रट करके रखना। 3,867 करोड़ रुपए की योजना और निर्माण कार्यों की स्वीकृति कहां पर? देखो, आप सबको याद है कि अब हम इंदौर अहिल्या नगरी लोकमाता अहिल्या, इसके 300 वर्ष पूरे होने पर बहुत फोकस कर रहे हैं। अहिल्या देवी के इन सांस्कृतिक जो महत्व है या सांस्कृतिक गतिविधियां थी जिससे उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं भारत के अलग अलग राज्यों में मंदिरों का निर्माण करने का, विकास करने का प्रयास किया, उनको प्रचारित करने के लिए। तो याद देखो, एक शब्द यहाँ अद्वैत लोक मिल रहा होगा। अद्वैत लोक के निर्माण के लिए भी 2105 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। अब यहाँ कुछ 2-3 न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना को स्वीकृति दी गई। आप सबको ऐसी बातें देखो, अभी मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जैसे अहिल्याबाई को 300 वर्ष हुए, अटल बिहारी वाजपेयी को 100 वर्ष हुए। मैंने आपको कहा था कि आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि ऐसी एक लिस्ट हमने प्रिपेयर कर ली है और उसमें ये नाम है। आप सबको अपने अपनी लिस्ट मुझसे शेयर करनी है ताकि उस लिस्ट को मैं आपके साथ में पढ़ा सकूं, आपको एक ही बार में पूरा एक चैप्टर कवर करवा सकूं। जैसे अटल बिहारी की वाजपेयी जी की किताबें, उनके नाम पर कौन कौन सी चीजों के नाम कर दिए गए, जरूर रटने पड़ेंगे हमको क्योंकि उनकी जयंती के 100 साल हुए हैं। ऐसे अभी हमें वंदे मातरम को 75 साल हो गए तो वो हमें रटना पड़ेगा। ऐसे जिन जिन चीजों को साल हो गए हैं उनको रटना है, हमें आप सबको भी रटना है। भारत के 52वें CAGI, अभी तो 53वें आ गए हैं। आप सबको 53वें का नाम बताना है कमेंट करके, लेकिन उसमें जो जिस महीने की न्यूज पढ़ा रहा हूं तब वहां 52वें आए थे। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। वो आजकल समय अवधि भी पूछ लेता है कि कब आए थे, कब चले गए। तो 52वें जो CGI है वो केवल 6 महीने के लिए आए थे, आपको याद रखना है। तो 52वें CGI कौन थे? 52वें CGI याद रखना है, RK गवई थे, रामकृष्ण गवई। इन्होंने इतनी गवाही दी कि 3-6 महीने में इनको विदा होना पड़ा। 6 महीने ही कार्यकाल था उनका, वो तो नियुक्ति के दिन ही फिक्स था कि कब से कब तक बनेंगे। इन्होंने शपथ ली और 52वें मुख्य न्यायाधीश भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। 6 माह तक इन्होंने अपने पद पर अच्छी सेवाएं दी और फिर रिटायर हो गए, अपनी सेवानिवृत्त हो गए। याद रखना है नाम 52वें CGI थे BR गवई। कौन थे? BR, मैंने को क्या बोल दिया था? BR के बोल दिया था, BR गवई। अगले पॉइंट पे आते हैं। पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी UPSC के चेयरमैन। आप लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऐसे के ऐसे UPSC भी याद रखना है। UPSC के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार ने देश के पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार, नाम याद रखना है, अजय कुमार, बहुत अच्छे से रट कर रखो। अजय कुमार को 29 अप्रैल को इस पद पर नियुक्त किया गया था, जो पूर्व में रक्षा सचिव रहे हैं। कौन रहे हैं ये? रक्षा सचिव, रट करके रखो। रक्षा से रिलेटेड चीजें जो है वो संभालने वाला व्यक्ति मजबूत दृढ़ होता है। उन्हें अब हमारी UPSC के लिए भेजा गया है। आप सबको कमेंट करके बताना है। खैर यहाँ लिखा हुआ भी है कि इससे पहले इस पद पर कौन था, इनसे पहले इस पद पर कौन था। तो ये शब्द अगर आपने पढ़ लिया हो तो प्रीति सूदन, क्या नाम था? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद अजय कुमार UPSC के चेयरमैन बनाए गए हैं। रट करके रखना पॉइंट्स को। जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार, ये गुलजार गीतकार हैं, कवि हैं और कवि और गीतकार। और राम भद्राचार्य आप जानते हैं इन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं, कितनी किताबें लिखी हैं? 12 मतलब 1 दर्जन, 2 दर्जन मतलब 24 और 2 दर्जन में फिर 10 का गुणा करो तो 240 आता है। तो 240 संस्कृत ग्रंथों, अलग अलग ग्रंथों का के रचयिता श्री राम भद्राचार्य को हमारे भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध कवि गीतकार गुलजार जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। गुलजार नाम से मशहूर संपूर्ण सिंह कालरा, इनका मूल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वह बेहतरीन उर्दू शायरों में से एक हैं।
गुलजार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। जगत गुरु रामभद्राचार्य वर्तमान में चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक आचार्य हैं। 75 वर्षीय रामभद्राचार्य ने 240 पुस्तकें लिखी हैं। हालांकि वह दृष्टि बाधित है। आप सब इनको राम जन्मभूमि केस में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत बातें इनके विषय में हुई, आप सबको रटने भी हैं। और आपके जो फेवरेट एक बाबा हैं, उनके गुरु भी है ये, आपने इस तरीके से भी इनको पढ़ा है, अच्छे से अपने दिमाग में रट करके रखना इनको। हमने जो मई मंथ का करंट अफेयर्स था उसे लॉन्ग फॉर्मेट में एक एक न्यूज करके पढ़ा, अब मैं इसे शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ। पहला हमने पीएम एक्सीलेंस अवार्ड पढ़ा था 2023 का साइबर तहसील को, और 2024 का किसे मिला? पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 मिला साइबर तहसील के लिए, और 24 मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार नेहा मीणा झाबुआ कलेक्टर को। उन्होंने मोटी आई अभियान चलाया था। मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल अनुराधा गर्ग को मिला, ये गर्ग बनी है, ये बहुत काम की बात नहीं, लेकिन फिर भी बस एक लाइन में रट करके रख लेना। यूनेस्को मेमोरी रजिस्टर में श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि का द्वारा लिखा गया ग्रंथ नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया। टोटल 14 दस्तावेज इस धरोहर में शामिल हैं। अगले पॉइंट पर, अब ये शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ। कन्या विवाह और निकाय योजना में टोटल 55,000 रुपए की राशि मिलती है। 49,000 बैंक खाते में और 6,000 उस आयोजन करने वाली संस्था को दिए जाते हैं। टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन हमने ग्वालियर को बनाया है, ग्वालियर में बन रहा है, ग्वालियर के साड़ा क्षेत्र में। कृषि विकास, प्रदेश में 40 नर्सरियों को ई नर्सरी पोर्टल बनाया गया। छिंदवाड़ा, मुरैना और सीहोर में इजराइल तकनीक पर आधारित 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। ई नर्सरी पोर्टल के माध्यम से पेड़ पौधों को ज्यादा मात्रा में पैदा करके इनको पर्यावरण को बचाने का काम किया जा रहा है। केयर इज एक रैंकिंग सूचकांक है जिसमें अलग अलग राज्यों को रैंकिंग दी गई। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, गुजरात दूसरा, कर्नाटक तीसरा, और गोवा को छोटे राज्यों में प्रथम स्थान मिला था, रट लिया था हमने। भारत की पहली एटीएम ऑन ट्रेन जो है वो मुंबई मनमाड़ पंचमटी एक्सप्रेस में खोला गया है, रटा हुआ है। आंध्र प्रदेश देश का ऐसा शहर बन गया जो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी में, याद रखना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आता है, इससे चलना संचालित होने वाला शहर बन गया है। बिहार की पहल है कि अब वो पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित करता है ताकि ना तो उसे काटा जा सके न और उसका संरक्षण किया जा सके। डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलरीकल, इनको एंजियोप्लास्टी का जनक कहा जाता है, भारतीय एंजियोप्लास्टी के जनक थे ये। डॉक्टर मांगीलाल जाट आईएआर जो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उसके अध्यक्ष बन चुके हैं, याद रखना, कृषि अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष। आलोक जोशी रॉ के प्रमुख थे जिन्हें अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का एनएसएबी का अध्यक्ष भी बनाया गया है। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार शीला दाहिमा को प्रदान किया जो सहकारिता डिपार्टमेंट में है, याद रखना सबको। विवाह एवं परामर्श केंद्र की स्थापना भोपाल में सरोजनी नायडू शासकीय कन्या विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का नाम बदल करके, जो कि जबलपुर में, उसका नाम बदल करके महर्षि सुश्रुत के नाम पर रखने की घोषणा राज्यपाल ने की थी। उभरती हुई एआई शक्ति बना है भारत, और भारत का एआई शक्ति के विकास में 10वां स्थान है, ऐसा यूएनडीपी की रिपोर्ट में कहा गया था। रियल टाइम फास्टेस्ट अलर्ट सिस्टम जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है वनों के संबंध में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रियल टाइम फास्टेस्ट अलर्ट, जहां आग लगेगी, जहां कुछ भी गड़बड़ होगी जंगलों में, उसकी रियल टाइम जो है उसका अतिक्रमण, उसकी कटाई, उसमें आग लगने, सबकी रियल टाइम पर अलर्ट जारी कर देगा। और आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया डिजिटल सेवाओं तक पहुंचना जीवन के अधिकार, आर्टिकल 21 की स्वतंत्रता है, ये उसमें जोड़ दिया गया है। जस्टिस बी.आर. गवई भारत के 52वें जज बने, न्यायाधीश बने। वे दूसरे दलित और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी रट करके रख लो, ये और काम की बात है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा पहली उड़ान प्रशिक्षक बनी है, ये भी रट करके रखना, लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा। पासांग त्योरिंग भूटिया ये याक के पहरी कहलाते हैं,
और याकों के संरक्षण के लिए, सिक्किम के निवासी हैं, याक के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सऊदी अरब ने एक एआई क्लिनिक की स्थापना की है। उसको बनाने वाली जो कंपनी है वो चीन की है, सिनी एआई, याद रखना। अमृत भारत स्टेशन योजना में 300 स्टेशनों का रिनोवेशन किया जाना है, 1300 का। मध्य प्रदेश ने 2047 तक अपनी आय को 1,60,000 से 22 लाख तक बढ़ाने का, 100% साक्षरता का, और कृषि के क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र में अलग अलग आंकड़े जो है हमने रटवाए आपको, वो बनाने का या उनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। स्टार्टअप्स की संख्या में 30% वृद्धि हुई। आप सबको याद है कि पिछले साल तक 4,000 थे, अब 5,000 स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश में खुल चुके हैं, मतलब 5,000 को हम पार कर चुके हैं। जोगेश्वर धाम कॉरिडोर दमोह जिले में स्थापित किया जा रहा है, याद रखना है, सबको रट करके रखना है। यूपीएससी के नए चेयरमैन अजय कुमार बने हैं। कौन बने हैं? अजय कुमार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? 2 लोगों को, गुलजार को, गुलजार जिनका नाम क्या है? गुलजार, जिनका नाम पूरा संपूर्ण सिंह कालरा, और क्या है? जगत गुरु रामभद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य। ये 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां दिया गया था। रटा हुआ है सब लोगों को। हमने मई महीने का जो करंट अफेयर्स है उसे एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट के रूप में आपको पढ़ाया। इसका टाइप किया हुआ नोट्स आपको हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस आपका काम है 2-3 बार स्पीड से इस वीडियो को देखना और बार बार नोट्स को रिवीजन करना। 2-4-5 दिन की क्लासेस के बाद आपका जब करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सुकून मिलेगा कि यार बहुत कुछ कंप्लीट है, और फिर देखना एक अलग ही चमक होगी आपके चेहरे पर, क्योंकि जहां आप प्रश्न लगाएंगे वहां हर प्रश्न कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए अब मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आबाद रहे। थैंक यू।